ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कराची मर्दान हाउस अवामी नेशनल पार्टी के प्रोग्राम में हम इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और आज अवामी नेशनल पार्टी सिंध एक मर्तबा फिर कटहरे में है। हम आज के इस प्रोग्राम में अवामी नेशनल पार्टी से बात करेंगे इत्तेहादी जमात के तौर पर, अगर वो नाकाम हैं तो क्यों हैं, उनकी जिम्मेदारी कितनी है, सिंध के अंदर अमन व अमान की जिम्मेदारी उनकी कितनी है, क्या लिसानी जमात के तौर पर यहाँ पे काम किया जा रहा है, क्या अवामी नेशनल पार्टी का जो फलसफा था मोहब्बत का प्रचार करते थे क्या उससे हट गए हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या इलेक्शन अलायंस हो सकता है, कहां कहां खड़े हैं, क्यों इस पूरे सूबे के अंदर अवामी नेशनल पार्टी का जो तासुर है और इन पे जो इल्जामात हैं वो बहुत संगीन है। लिसानी जमात के तौर पे भी बात करेंगे। एक वाज़े एजेंडा जो कि पूरी दुनिया के लिए था, अब उससे सुकड़कर मुल्क, उससे सुकड़कर एक सूबे तक ये जमात क्यों महदूद हो गई है, इस पे भी बात करेंगे और बहुत से सवालात हैं जो कि अवामी नेशनल पार्टी से हम पूछेंगे। सो एक दफा फिर मर्दान हाउस से आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है शाजिया बतूल साहिबा जो कि नायब सदर हैं अवामी नेशनल पार्टी सिंध की। उनके साथ मौजूद है बशीर जान साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है सिंध अवामी नेशनल पार्टी। उनके साथ है शाही सैयद साहब जो कि सेनेटर भी हैं और सरबराह हैं अवामी नेशनल पार्टी सिंध के। उनके साथ है राना गुल आफरीदी साहब जो कि यहाँ पे मरकजी सेक्रेटरी लेबर हैं। उनके साथ है शाहिद अली खान साहब जो कि नायब सदर हैं और हैदराबाद से इनका ताल्लुक है अवामी नेशनल पार्टी के। आप सबको एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। मेरा पहला सवाल इत्तेहादी जमात के तौर पे शाही सैयद साहब, आपको आज जवाबदेह होना है अवाम की अदालत में। गो के ये सामने जिरगा भी बैठा है अवामी नेशनल पार्टी का, लोया जिरगा ही बोलते हैं, और अवाम भी आपको देख रहे हैं। सिंध के अवाम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी जमात के तौर पे थे तो आप उस नाकामी जो कि कही जा रही है अमन व अमान के हवाले से उसको भी तस्लीम कीजिए, और क्या आप नाकाम हो गए हैं एक सियासी जमात के तौर पे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरा टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे मर्दान हाउस आए, हमें मौका दिया कि हम आवाम की अदालत में उनको जवाब दें। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत बहुत कम चली है और अमरीत ज़्यादा था। जिस वक्त हमें ये हुकूमत को जो चीज़ें मिली है ये वो अमरीत डिक्टेटर मुशर्रफ का दिया हुए तोहफे थे। 12 मई अगर हुआ था वो इस शहर में हुआ था तो वो हमारी हुकूमत में नहीं हुआ, वो इस डिक्टेटर का दिया हुआ तोहफा था। उसके साथ जो आवाम में बदजनी या जो किलिंग हुई है या जो हमारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो इतना ज़्यादा हुआ है। ये जो जरगे का आपने बात की, पख्तून इलेक्शन कमेटी लोया जरगा बना कैसे और उसका स्लोगन किया था, ये जब मुशर्रफ दौर में यहाँ पे कच्ची आबादी को गिराया गया, यहाँ पे जब मुशर्रफ के दौर में रिक्शों के ऊपर पाबंदी लग गया, 54,000 रिक्शे जो रजिस्टर थे, इसी तरह से हाईवे पे यहाँ पे हमारे डंपर वालों के साथ यहाँ हर आए दिन हमारे ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को जलाना, फिर यहाँ पे तालीमी इदारों में एक बच्चे के पास अगर कराची का मेट्रिक का सर्टिफिकेट बोर्ड का नहीं है, ये सब पख्तूनों के बारे में बात करें कि पख्तून के हवाले ये से सिर्फ और सिर्फ पख्तून। और इसमें साथ फिर हमने उसी वक्त एक स्लोगन बनाया था और वो स्लोगन ये कि जरगे वाला भी सुने कि कराची अपना ट्रांसपोर्ट और कच्ची आबादी की दिफा, पख्तून और दीगर मजलूम कौमियतों की बका, ये हमारा स्लोगन था। इसी स्लोगन पे हमने गैर सियासी प्लेटफार्म खड़ा किया। उस प्लेटफार्म के सतह पे हमने कराची में और मुशर्रफ के दौर में उस वक्त हमने अपना वजूद का एहसास दिलाया। आपने मजलूम पख्तून को मजलूम बना दिया, आपने सिर्फ पख्तून नहीं, पख्तून और दीगर मजलूम कौमियतें, उसमें पंजाबी भी, दीगर तो बाद में आ गए ना, दीगर तो बाद में आ गए। आपने मजलूम पख्तून का नाम लिया, आपने पख्तून की किलिंग की बात की, आपने पख्तून के हवाले से बात की, आपने महाजरों को जिस तरह से बात की, उर्दू स्पीकिंग लोगों को महाजर करार दिया। ये सब तो आपने लिसानियत की बुनियाद पर और जिसे कहते हैं नस्ली बुनियाद के ऊपर यहाँ सियासत की है, क्या ये दुरुस्त नहीं है?
देखो जो हकीकत है उस हकीकत से हट के अगर हम जब भी चलेंगे तो जिंदगी में तकलीफात बहुत आएंगे। एक मस्जिद में 40-50 बंदे बैठे हुए थे, उनको अगवा करके उनमें से सिर्फ जुबान की बुनियाद पे 4 बंदों को रोका है जो कि दीर बाजौड़ से उनका ताल्लुक था, और उनको उठा करके उनको शहीद कर दिया, मार दिया गया। तो अगर वो पाकिस्तानी की सतह पे मारते थे वो सब पाकिस्तानी थे, अगर मुसलमान की सतह पे मारना था तो उसमें और भी मुसलमान थे, मगर उसको सिर्फ पुख्तून के बिहाफ पे मारा गया। तो जब तुम पुख्तून के नाम पे किल करोगे तो जाहिर है भाई ये आवाज उठेगी। मगर ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना शाही सैयद साहब, आपकी जमात एक मोहब्बत का प्रचार करने वाली अगर जमात है तो ये जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते कि आइडेंटिटी कार्ड, वो पाकिस्तानी भी तो थे, पाकिस्तानियों की किलिंग हो रही थी, आपने परचम उठाया अवामी नेशनल पार्टी का और पख्तूनों की किलिंग की नाम दे दी। आपने ये भी कहा कि आपने कारतूस बनाया पख्तून के नाम का। ये सारी बातें अपने कौम को इकट्ठा करने के लिए मैंने की। मैंने अपना कौम क्यों? कौम पाकिस्तान आपका कौम नहीं है, नहीं, पाकिस्तानी आपके कौम नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन पाकिस्तान गुलदस्ता है, इसमें 4 भाई अगर उर्दू बोलने वाला है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, और जो उर्दू बोलने वाले आए वो वही यहाँ के सिंधी बने हुए, वो नए सिंधी हो गए। लिहाजा ये 4 भाइयों का गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान की 73 के आइन के खिलाफ होगा, मेरे बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरे ट्रांसपोर्ट किधर नहीं मिला, किधर नहीं मिला आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन? मुझे ये कराची में कैसे? इसलिए कि आप पख्तून है, आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। यही ये वजह, और वो हमें गाली के साथ हमारे बच्चे को जाओ इधर क्यों आते हो, हमारे को पुलिस की नौकरी। मगर आप तो इज्तिमा में करोड़ों लोगों के सामने आप टेलीविजन के ऊपर खड़े होकर ये कहते हैं कि ये भैये थे, ये फलां थे, ये धमका थे। ये हदीस आप पूरा सुनाओ, नमाज के नजदीक मत जाओ जब आप नशे के हालत में हो। वो बात जो मैंने की वो बात गलत थी, मगर वो मौका क्या था 12 मई पे जब आपने मुझे 24 लाशें मेरे बच्चों को दिए और 250 लोगों को आपने जख्मी करवा दिया। उस मौके पे उसके 40 रुपए मैंने कहा था अगर 40 लाशें पड़े होगी, अल्लाह ना करे मैं आपसे और हर एक इंसान से पूछता हूँ, जब उनके घर में उनके बेटे का लाश होगा उनके मुंह से क्या अच्छी बात निकलेगी? नहीं, मगर ये बताइए ना कि ये इस तरह सियासत, लाशों के ऊपर सियासत होती रहेगी। बशीर जान साहब, आपको भी गुफ्तगू में हम इन्वॉल्व करते हैं। ये जो लाशों की सियासत है इसमें ANP भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि दूसरी जमातें हैं यहाँ पे सिंध के अंदर, कराची के अंदर। देखिए, मैं आसमा ये समझता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी की सियासत कराची में शायद इसीलिए जोर पकड़ रही है या इतने लोग हमारे साथ शामिल है कि हम समझते हैं, और ये हकीकत भी है कि हमारी सियासत की वजह से ही कराची में लाशों की सियासत खत्म होगी। ये कैसे हुआ? 5-6 साल से आपकी जमात है यहाँ पे और 5-6 साल से यहाँ पे किलिंग ज्यादा हो रही है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसको रोकने के लिए, देखिए हमने सियासत की, हमने हमेशा, देखो हम अदम तशद्दुद वाले हैं, हम फलसफा इंसानियत पर यकीन रखते हैं। आप अदम तशद्दुद वाले थे जब बादशाह खान का फलसफा फॉलो करते थे। है, देखिए अभी आप नहीं करते बशीर भाई। देखिए आप खुल्लम खुल्ला ये तस्लीम करते हैं कि हमारे इतने पख्तून मारे गए, हमने इतने मारे। नहीं, ये हमने कभी नहीं हुआ। आपने बंदे नहीं मारे यहाँ पे, आपने उर्दू स्पीकिंग्स को नहीं मारा यहाँ। एक भी अगर हमने मारा खुदा उनका बेड़ा कर करे, हमने एक भी नहीं मारा। तो फिर रहमान मलिक ये बात क्यों करते हैं कि तीनों इत्तेहादी जमातें यहाँ पे मुलव्वस है? वो किस बुनियाद पे करते हैं? देखो, आपकी इत्तेहादी जमात के वो वजीर दाखिला हैं। वो चीजें अलग है, वो चूंकि मिस यूज हो रहा है, झंडा इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग ऐसे ने इंतकाम में हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब एक घर में 2 लाशें जाएगी, उनके भाई ने अगर खुद किया, लेकिन पार्टी तो ये रहमान मलिक को समझाए ना कि फिर वो इस तरह की स्टेटमेंट ना दे। जब वो देते तो हमें तस्लीम करना पड़ता है कि भाई हाँ ऐसा होगा। इत्तेहादी जमातें मुलव्वस हैं, तीनों जमातें। उसके समझाने के लिए जुल्फकार मिर्जा ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं समझ पाए। आप ये कहते हैं, हाल ही में आपकी स्टेटमेंट आई है कि यहाँ पर अमनो अमान के जिम्मेदार 2 लोग हैं, रहमान मलिक और कायम अली शाह। आप इसकी वजाहत करेंगे कि ये आप बात क्यों कह रहे हैं? जब मैं मुशर्रफ, एक डिक्टेटर के वक्त में मुशर्रफ को और वसीम अख्तर का नाम ले सकता था, तो रहमान मलिक और कायम अली शाह कौन सी बात की मूली है कि मैं उसका नाम न लूं? ही इज रिस्पॉन्सिबल, हुकूमत वक्त इज रिस्पॉन्सिबल। इसलिए कि वो आपको भी जिम्मेदार करार देते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल। वो हमें हमारे हिस्से के बराबर, जो हमारे एक मिनिस्टर है वो लेबर मिनिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम रिस्पॉन्सिबल है। वजीर दाखिला उनके पास है, जो इदारे जवाबदार है वो रिस्पॉन्सिबल है। हम अपने हिसाब के हिसाब जितना हमारे पे जिम्मा डाले, हमने यहाँ कुर्बानी दी है, हमने अपनी हड़ताल वापस की, हमने अपने स्ट्राइक वापस की, अगर आपको इतना शिकवा है रहमान मलिक से, तो आप जरदारी साहब से ये क्यों नहीं कहते कि इनको हटाइए, ये जिम्मेदार है?
नहीं मैं आप इत्तेहाद क्यों खत्म नहीं करते? आप उनके साथ कैबिनेट में बैठे हैं, सूबे में, वफाक में, और उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि जिम्मेदार है ये, बेबस है आप। रहमान मलिक से मुझे साथी कोई गिला नहीं है, हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, ताउन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबल मुझसे पूछोगे तो वो रिस्पॉन्सिबल है, वो मेरा दोस्त भी है, मेरे पास आता भी है, मेरा काम भी करता है, वो तो मेरा एमक्यू से ज्यादा मेरा चाहने वाला है। आपको किसने बोला मेरा खिलाफ उसके? लेकिन चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उन्हें वजीर दाखिला छोड़ दे, फिर नहीं होगा। जब मुशर्रफ हो सकता है, मैं एक जनरल का नाम लेता हूं, तो मेरे लिए रहमान मलिक क्या बेचता है? वो रिस्पॉन्सिबल उस वक्त तक है जब इस मुल्क का वजीर दाखिला का कलमदान उसके पास। मगर रिस्पॉन्सिबल तो आप भी हैं कि कैबिनेट में बैठे हैं, बाहर आके बयान देते हैं, ब्लेम गेम के अंदर आप एक लोगों के, एक दूसरे की पार्टियों के लोग मारे जा रहे हैं, गरीब अवाम मारे जा रहे हैं, और आप यहाँ बैठ के सिर्फ नारे लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, आपसे ब्लेम गेम के अंदर पड़े हुए। हम उस हद तक ये जरूर रिस्पॉन्सिबल है जो आपके सवाल तक मैं जवाबदार हूँ, और आपने सवाल किया मैं जवाब तक जवाबदार हूँ कि मेरे पास वो वजारत नहीं है जिससे मैं हक़ाइक़ सामने लाऊं। लिहाजा ये आपका हक है मुझसे पूछना, मैंने आपको जवाब दे दिया। मुझसे मेरे हिस्से के मुताबिक अगर मैं इधर आईजी कोई लगाएगा, डीआईजी दूसरा लगाएगा, एसएसपी कोई और लगाएगा, एसएचओ कोई और लगाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, तो ऐसा कहाँ होता है? तो फिर आप एहतजाज कीजिए ना, कैबिनेट छोड़िए, निकल आइए बाहर, कहिए कि हमारे काम नहीं हो रहे, ये लोग मर रहे हैं, अवाम मर रहे हैं। एहतजाज के दो तरीके होते हैं, एक स्ट्रीट जो एहतजाज होता है, जो रोड गराव जला होता है, और एक शरीफाना मुहज़्ज़ब लोग, अवामी नेशनल पार्टी जो सियासत भी यकीन रखती है, वो आपके तवज्जो से, मीडिया के तवज्जो से अपनी आवाज उठा रही है। क्या ये एहतजाज नहीं है? ये एहतजाज नहीं है, ये ब्लेम गेम है। इसको कहते हैं इल्जाम तराशी की सियासत। इसको ये नहीं कहते कि आप एहतजाज कर रहे हैं, आप अपना इल्जाम दूसरे के ऊपर धर रहे हैं। क्यों बशीर भाई, आप बताइए इस पे। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि हम हुकूमत में हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हुकूमत छोड़ना, इस वक्त जो हुकूमत छोड़ना एक ऐसा बदनुमा नारा बन चुका है कि आपने देखा कि लोगों ने कैसे हुकूमतें छोड़ी और कैसे हुकूमत में शामिल हुए। हमारी हिस्ट्री है अवामी नेशनल पार्टी की कि जब हमने एक दफा हुकूमत छोड़ी दोबारा उसमें शामिल नहीं हुए। हम ये समझते हैं कि हम मजलूमों की आवाज हुकूमत में रहकर अच्छी तरह उठा सकते हैं। मजलूमों की आवाज, आपका सूबा जल रहा है, वहाँ दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, ये बात वहाँ पे हमने जब हुकूमत, अब वहाँ की अगर आप बात करती है, तो जब हमने हुकूमत संभाला तो खैबर पुख्तनख्वा में आधे से ज्यादा हुकूमत की रेट नहीं थी, वहाँ पाकिस्तान का कोई नाम नहीं ले सकता था, वहाँ कोई थाना मौजूद नहीं था, वहाँ जो है कोई आदमी जा नहीं सकता था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप, मैं कल स्वात से आया हूँ, आप स्वात के किसी भी इलाके में आज़ादाना तौर पर घूम फिर सकते हैं। अगर हम नहीं आते, देखें जो कुछ हुआ, हमने वहां पर जो अमनो अमान बहाल किया वो हमारी हुकूमत नहीं किया। अगर हम ना आते, हमें विरसे में मिला था जो कुछ आज, अगर वहां पर मलाकन डिवीजन में अमनो अमान है, 25-30 लाख आईडीपीज को जो हमने दोबारा 3 महीने में रिसेटल किया, ये तमाम इस हुकूमत के कारनामे हैं। और सबसे बड़ी बात आसमा ये है अवामी नेशनल पार्टी वालों के लिए कि हमने जो लोगों से वोट मांगा था, हमने यही वादा किया था कि हम आपको शनाख्त दिलाएंगे। हमने खैबर पुख्तनख्वा नाम 12-13 मेंबर के बावजूद रख दिया। हमने सुबह खुद मुख्तारी दी, प्यासे रहे, गोली से मरे, मगर सिर्फ आपको अब हकाइक ये है, जो एक तो बात है कि लोगों की कहने की बात है, यही सुबह 70 अरब रुपए से चलता था, आज हम 224 अरब से चला रहे हैं। तो क्या हुआ? जो 64 साल में आपने जितने पुले बनाई थी वो सब चला रहे हैं या कुछ और? इजी लोड इंशाल्लाह सुबह चल रहा है। इस वक्त एजुकेशन पॉलिसी नहीं, एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है वो पूरे पाकिस्तान से यूनिक है, सबसे ज्यादा है। देखिए ये बात, अगर आप, सबसे पहली बात तो ये है कि करप्शन कहां पर, पाकिस्तान में करप्शन है, और आधे से ज्यादा आबादी पाकिस्तान की तो हमारे सूबे की नहीं है। अगर पूरे पाकिस्तान में जो चीजें होगी वो हमारे हिस्से के, हमारे पे इम्प्लीमेंट होगी, उसके हम जवाबदार होंगे। लेकिन हमने जो काम किए, हम गारंटी से कहते हैं कि जो तूफान का, जो सैलाब का हमने मुकाबला किया, जो दहशतगर्दी का हमने मुकाबला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5वें बजट पेश करने जा रहे हैं। ये तारीख में पहली दफा किसी जमहूरी हुकूमत का कारनामा है, और ये वैसे नहीं चला। इसने अवाम को कुछ दिया तो हम 5वीं दफा बजट पे पहुंच रहे हैं। अलग बात है कि हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि मीडिया इतनी आजाद हो गई है कि अगर भैंस नाले में गिरती है तो वो भी हुकूमत के गले में, कि जी हुकूमत के स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, रियासत की जिम्मेदारी है। और हम तो उनकी बात कर रहे हैं, गुल आफरीदी साहब, जो कि सड़कों पे पड़े हुए पठान मारे जाते हैं, आवाम मारी जाती है, वो भले पठान हो, भले उर्दू स्पीकिंग हो, वो इंसान मारे जाते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या रियासत उनकी जिम्मेदार नहीं है?